वेलकम टू डेस्नीजीत। मैं हूं आर के सर। आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स के पहले क्लास में जिसका नाम है बेसिक मैथ। अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर ये पहला चैप्टर कैसे हुआ? इसको पहला चैप्टर मत बोलिए, इसको चैप्टर नंबर 0 बोलिए, क्योंकि बेस है, दिखता नहीं है, नींव नहीं दिखता है घर का। हम लोग एक तल्ला, दो तल्ला, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो भी कहें, लेकिन कभी भी नींव की बात नहीं करते। ये है नींव आपके फिजिक्स का, इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। तो इसको अच्छी तरह से कीजिएगा तभी आपका फिजिक्स अच्छा होगा। बहुत बच्चे सोचते हैं फिजिक्स हार्ड होता है, नहीं, फिजिक्स हार्ड नहीं होता है। उनका बेसिक मैथ्स कमज़ोर होने के कारण फिजिक्स हार्ड लगता है, और इसी को आपको मजबूती से आगे लेके चलना है, तभी आपका फिजिक्स मजबूत होगा। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें बताया था कि अब आप फिजिक्स से भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि अब आपको 700 प्लस मार्क्स चाहिए अगर आपको चाहिए एडमिशन नीट क्रैक करके एमबीबीएस में। तो ये बेसिक मैथ समझिए आपका अब संजीवनी क्या है, बूटी है। इसी से आप अपना प्राण यानी कि अपनी सपने को बचा सकते हो। तो आगे चलते हैं हम लोग। आज पहला एपिसोड समझ लीजिए, या पहला पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना पढ़ते हैं आज, कितना आपको समझ में आता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स मैथ्स के बिना अधूरा है। आप कभी भी, आप नीट के स्टूडेंट हो, बायो पसंद करते हो, केमिस्ट्री पसंद करते हो, फिजिक्स नहीं पसंद करते, इसलिए कि आप मैथ से डरते हो। फिजिक्स से नहीं डरते हो, मैथ से डरते हो। जब मैथ से डरना बंद कर दोगे, फिजिक्स भी प्यारा लगने लगेगा। तो मैथ से डरना कैसे बंद करेंगे? तो क्या मैथ्स पढ़ना पड़ेगा पूरा? नहीं, पूरा नहीं पढ़ना होगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ हैं मैथ्स के, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 10 तक पढ़ा है आपने। हो सकता है 11-12 में आपने मैथ्स नहीं लिया है, इससे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो नॉलेज होगा, बेसिकली 80% नॉलेज तो आपका समझिए। अभी जो मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊँगा, हाँ, थोड़ी सी बातें हैं जैसे कि आपकी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, थोड़े से हाई लेवल के आ जाते हैं जो कि 11-12 के मैथ्स में आता है, लेकिन उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके काम का जो है वो एक बेसिक जगह पे ही होता है, इसलिए आप केवल मेरे साथ रहिए और अपने मैथ्स को मजबूत कीजिए। एक बार आपका मैथ्स मजबूत हो जाएगा तो आपको फिजिक्स में भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैथ्स में पहले बता दूं कि दो तरह के वैल्यूज आते हैं। एक है आपका वेरिएबल्स, दूसरा है आपका कॉन्स्टेंट्स। तो ये वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है? तो देखिए, कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। उनका एक वैल्यू, आप जैसे उनको उनका नाम लीजिएगा, एक वैल्यू दिमाग में आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम पाई लिखते हैं। पाई का वैल्यू आपको पता होगा, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 कहिए, या 3.14। उस तरह ई का वैल्यू आपने देखा होगा, 2.71 लिया जाता है। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं? नहीं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। तो आप एक बार कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स है, मैंने कांस्टेंट कहा, और फिर कह रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। हाँ, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज इन कैलकुलेशन, क्योंकि ये डेसिमल्स में इनफाइनाइट नंबर्स हो जाते हैं, तो उतना तो हम लिख सकते नहीं है, तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो छोड़ते हैं या फ्रैक्शन भी छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट एंड एग्जैक्ट वैल्यू में अंतर है। एग्जैक्ट ना होकर भी कांस्टेंट हो सकता है। और कुछ कुछ वैल्यूज है, जैसे कि आपका टेम्परेचर रूम का बदलता है, सुबह में कुछ और रहता है, रात को कुछ और रहता है, या फिर स्पीड है आपकी गाड़ी की, बढ़ती है, कम होती है। तो ये सारे सारे वाले वैल्यूज क्या है, चेंज होते हैं। आप कभी नहीं कह सकते मेरी स्पीड गाड़ी की फिक्स्ड है 40 किलोमीटर पर आवर। आप बाइक पर ले लिए पापा के बाइक को, तो आप 80 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो, और पापा चलाते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर चलाते हैं, तो ये अंतर हो गया ना स्पीड में या वेलोसिटी में। तो ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स के लिए हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ कर लेते हैं। या देखिए, बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो ग्रीक से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। क्यों? इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं बहुत सारे और जगह यूज़ करते हैं हम, इसलिए मदद लेना पड़ता है। कुछ ज़्यादातर कॉन्स्टेंट्स में या फार्मूलाज में, ये वेरिएबल्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो इनको पहचानने में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला देखिए,
अल्फ़ा आपने देखा होगा, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये अल्फ़ा हो गया, उसके बाद बीटा है, उसके बाद गामा है, उसके बाद डेल्टा है। तो ये सारे नॉर्मल है, आप ये नहीं कह सकते कि आपने देखा नहीं है। हाँ, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा तो हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका है पकड़ लीजिए एटा है, उसके बाद आयोटा है। आयोटा आपको नहीं लगेगा ये, लेकिन चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा कि आयोटा, जब हम इमेजिन नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें आयोटा का इस्तेमाल होता है, आपको बस उतना ही जानना है। उसके बाद देखिए हम लोग थीटा लिखते हैं फॉर एंगल्स देखे होंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज लिखते हैं। कभी कभी हम फाई लिखते हैं, ये भी आपने देखा होगा। ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा आप देखिए होगा सर्कुलर मोशन में हम ओमेगा का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से हम पाई तो बता ही दिया आपको। रो लिखते हैं हम लोग, रो मतलब हम जब डेंसिटी लिखते हैं किसी चीज़ का तो हम रो से उसको सिग्निफाई करते हैं। सिग्मा लिखते हैं हम लोग, सिग्मा किस लिए लिखते हैं हम लोग, सिग्मा ये सिग्मा साइन भी लिख सकते हैं और सिग्मा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एडिशन के लिए दिखाते हैं हम। टाउ एक ये सिंबल है जो कि हम यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में टॉर्क के लिए। तो ये सारे के सारे आपके जो है पकड़ सकते हैं कि आपके मेन जो जानने वाले, जैसे ओमेगा भी है, ओमेगा ओमेगा पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका ओमेगा, तो मैंने इस तरह से भी बताया, और इस तरह से रेजिस्टेंस में आप ऐसे देखोगे, सर्कुलर मोशन में ऐसे देखोगे कि ये सारे के सारे लैम्डा है। लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिखें तो ऐसे लिख देते हैं। तो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आपको सीखने हैं। ये चार्ट आप ले सकते हो याद करने के लिए स्क्रीनशॉट, और या कॉपी में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट लेने से। पीडीएफ भी मिल जाए तो मैं कहूँगा कि आप लोग लेकिन अपना नोट्स बनाइए। जो बच्चा नोट बनाएगा उसी का ही बेड़ा पार होगा। क्यों? क्योंकि वो जब नोट बनाता है तो उसकी क्या होती है, दिमाग में चीज़ बैठ जाती है। एक बार बैठने के बाद क्या होता है, वो आराम से उसको रिवाइज जब करता है तो रिकैप्चुलेट कर पाता है। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे का लिखा हुआ देखते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इससे मैं कहूँगा कि आप ख्याल रखिएगा कि आप खुद याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ और मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए म्यू हम लिखते हैं, जैसे कि आप देखिएगा फ्रिक्शन में यूज़ होगा, उसी तरह न्यू यूज़ होगा, न्यू यूज़ होगा आपका फ्रीक्वेंसी में यूज़ होगा। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट से परिचित होने के बाद में अब हम चलते हैं एक्चुअल बेसिक मैथ्स में जो पढ़ना है। तो पहला ही आप देख रहे होंगे, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं या फॉर्मूला जो देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है। इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब ये एक्सपेंशन है बहुत खतरनाक। बाइनोमियल एक्चुअली होता क्या होता है, दो चीज़ों का अगर हम ये करें एक साथ में ऐड करके उनका एक्सपोनेंट यानी कि पावर निकाले तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें n का जो वैल्यू होगा हमेशा जीरो या पॉजिटिव, माने जीरो होगा या पॉजिटिव नंबर होगा, यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ये सारे जो आइडेंटिटीज आप देख रहे हैं ये आपके परिचय वाले हैं। भले ये फॉर्मूला आपको खतरनाक लग रहा होगा, ये लेकिन खतरनाक नहीं लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं। तो इनसे आप अवगत हैं, इतना ही आपको जानना है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी का ये कह सकते हैं डेरिवेशन है, उसी के सहारे इसको बनाया गया है, लेकिन आपको जानने की क्या जरूरत है, आप तो फॉर्मूला जानते हो। हाँ, इसमें से एक फॉर्मूला जो है ये जो है ये आपको अलग से याद करना होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज। ये जो फॉर्मूला है अलग से आप सीखिए, बाकी आप जानते हो 9 10 में पढ़े हो आप। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप पढ़े हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका डेरिवेशन अगर बताएं कैसे बनाइए तो ऐसे सोच लीजिए कि a प्लस बी और a प्लस बी दो ब्रैकेट्स हैं, तो आप पहले a इंटू ए स्क्वायर, उसको a इंटू बी ए बी
प्लस बी इंटू ए बी ही कहेंगे फिर, और बी इंटू बी स्क्वायर होता है, और अगर ये दोनों ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2ab आप बीच में भी लिख सकते हो, आप साइड में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, मैं जानबूझ के टू ए बी को बीच में लिखा, और प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप अगर इसको भी देखिएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर होगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए बी होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस ए बी होगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका बी स्क्वायर होगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी माइनस है, माइनस साइन है, माइनस बी स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आपको इसका भी डेरिवेशन पता चल गया। उसके बाद मैं ए प्लस बी होल की भी सारे के सारे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ही हैं, लेकिन आप जानते हो इसका फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, या फिर इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी ए प्लस बी, और a माइनस बी स्क्वायर क्यूब सॉरी अगर हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका भी आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये एक्सप्रेशन से आपको जानने होंगे, आइडेंटिटीज लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होंगे कैलकुलेशंस करते समय। कुछ और भी है, जैसे कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी कर सकते हो, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी आप याद कर लो तो इसके साथ में ठीक रहेगा। ठीक है, अब आपने तो एक्सप्रेशंस देख ली जो आपको सीखना है, अब उसके आगे क्या सीखने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में या बाइनोमियल थ्योरम में। तो आपको वो जो खतरनाक जो आपने एक्सप्रेशन देगा उसको तो छूना ही नहीं है, आपके फिजिक्स के लिए काम के जो चीज़ें वो मैं बता दूं आपको। तो देखिए आपने ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा, और मान लीजिए पावर टू 5 लिखा हुआ है, तो इसको करते जाइएगा तो फिर बाइनोमियल से करिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर एक कंडीशन दे दिया जाए कि x जो है इज वेरी मच लेसर देन 1, तब इसको करना बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसका आपको करना होगा 1 प्लस ये जो 5 है इसको आप 5x लीजिए, यही आंसर है इसका। इसका मतलब एक जनरलाइज अगर फॉर्मूला में बताऊं तो क्या जाता है 1 प्लस एक्स पावर टू n अगर लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। जैसे कि 1 प्लस एक्स पावर टू 100 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 100x। और एक चीज़ देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपको दिया गया है 1.01 पावर टू 5 या पावर टू 15 कर देता हूँ मैं। अब देखिए इसको करने के लिए आप सोचिए कि क्या वैल्यू हो सकता है कि 15 कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, कैलकुलेटर लेके करूँगा, कैलकुलेटर तो आपको हॉल में मिलेगा नहीं। तो इसका एक तरीका, यही जो ट्रिक है इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, तो ये 1 लिख लीजिए और ये 0.01 ऐसे लिखा जा सकता है। दो वैल्यूज हो गए, दो चीज़ हो गए यहाँ पे, बाइनोमियल बन गया। और ये पावर टू 15 है तो आपने पावर टू 15 कर लीजिए।
पावर टू 15 है। तो अब देखिए ये इजी हो गया, कैसे? ये एक तरह से x का वैल्यू है ना ये, तो हमने क्या कहा 1 प्लस 15x, तो यहाँ पे x 0.01 हो जाएगा। या याद रखना होगा कि यहाँ पे पहला जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो क्या है? आपका 1 है। ये 1 से ही रिलेटेड होगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ऐसे 5.02, इसको आप कैसे कीजिएगा? मान लीजिए पावर टू 16 दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि इसको तो ऐसे कर ले, 5 प्लस 0.02 और पावर टू 15 करके, और फिर लिख देंगे 5 प्लस 15 इंटू 0.02। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको एक काम करना, इसको 1 बनाना पड़ेगा। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करिएगा? एक काम कीजिए, यहाँ पे पूरे को 5 से डिवाइड अगर कर दें हम, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 बाहर निकल जाएगा। ये तोड़ते हैं तो 5.5 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 0.02 अपॉन 5। और इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? 5 1 प्लस, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। ये तो अब थोड़ा सा तो उतना करना पड़ेगा आपको। 0.02 ऐसे करिए, 5 0 टाइम्स, उसके बाद फिर 0 टाइम्स, सॉरी फिर 0 टाइम्स, तो और एक 0 लगा दीजिए तो 4। तो ये हो गया 0.004 और 15 पावर है, 15 पावर है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये पावर जो है यहाँ पे है, तो 15 जो है ये आपका रहेगा, 15 जो है आपका पावर इसका रहेगा इसके ऊपर, 5 पावर टू 15, और इसमें आ जाएगा आपका 1 प्लस 15 इंटू 0.004। अब इसको आप कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 पावर टू 5 पावर टू 15, तो आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से हम देखिए अप्रॉक्सीमेशन से किया हमने। मान लिया कि अगर वैल्यू देख रहे हैं आप, वैल्यूज बहुत कम है, 1 से कम है, 1 से बहुत कम है, तो जब बहुत कम हो वैल्यू 1 से, तो बाइनोमियल थ्योरम को इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बाइनोमियल क्वेश्चन दूंगा जो कि अप्रॉक्सीमेशन से ही करना है, लेकिन देखिए आप में से कौन सकता है। पहले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, मैं जो सोल्यूशन लिखूंगा। चलिए इजी दे देते हैं आपको। फ्रैक्शन में नहीं किए थे, एक फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखें, पॉज कर दिया और कर लीजिए, देख लीजिए कर सकते हैं कि नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको पहले तो आप लिखेंगे वैसे 3 0 हो गए, 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे एक 0 दे दीजिए, प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर आप। अब देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे तो ये तो हो गया, इसमें इसको ले लीजिए और इसको ला दीजिए हाफ को यहाँ पे 2 के पास में, हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए। 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर में आप, ये कितना है जानते हैं आप? 10,000 है। 10,000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 2 3 4। और अब ब्रैकेट यहाँ पे होगा, और ये ब्रैकेट एक और होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका क्या लगेगा? पावर लगेगा। अब ये 10,000 को आप क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर 4 लिख सकते हो, और इसको हम अलग कर देते हैं, इसका पावर हाफ इधर हो गया। और इस सेक्शन को हम जैसे पहले जानते हैं वैसे करें, तो ये हो गया 1 प्लस, अब देखिए इतने सारे जीरोज हैं तो हम ऐसे ही चलेंगे, यहाँ पे डेसिमल मान लेंगे हैं, तो 2 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका वैल्यू यहाँ पर, ये हो गया आपका पावर। अब इसको करना है आपको कैसे? इसके लिए आपको 10 टू द पावर
4 जो है कट के 10⁻² हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको हाफ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा या समझिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.0, मैं नंबर सही लिखा हूँ ना, 0 सॉरी एक और 0 होगा, 0.2 अपॉन आप 2 कर दें, तो ये तो 100 हो गया होगा, और ये कितना हो गया, जो काटोगे आप तो ये हो जाएगा 1.0001, ठीक है। अब 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 0 के बाद यहाँ पर डेसिमल चलाएगा और ये होगा आपका सही आंसर। बात समझ में आई? तो देखिए इसको अप्रोक्सीमेशन के द्वारा हम कितना आसानी से कर पाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा केवल 1 ही यहाँ पे आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला जो आपको अप्रोक्सीमेशन बताया गया काम में लगेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब चलते हैं हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और समझते हैं कि इस अप्रोक्सीमेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मास ऑफ mass m of a body moving with velocity v is given by m is equal to m naught upon root over 1 minus v square upon c square। m naught क्या है, m क्या है, इसको थोड़ा बता दूं मैं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि मास जो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है आपका। जैसे मास 65 kg है तो 65 ही रहेगा, आप यहाँ पे रहो चाहे वहाँ पे रहो, चलते रहो बैठे रहो, 65 ही रहेगा। लेकिन एक गलत फहमी है, अगर आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाए कि आप इसके गति से चलने लगे, लाइट की स्पीड से चलने लगे या उसके लगभग स्पीड से चलने लगे, 10⁻6 की स्पीड से चलने लगे, तो आपकी मास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए अपॉन कुछ आ जाता है वैल्यू, एम का वैल्यू जो है टोटल जो पहले मास था आपका, रेस्ट मास जो बैठे हुए थे उससे कम हो गया ये, तो नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू कम होती है, तो आपकी मास घटती है जब स्पीड बढ़ती है तो। लेकिन आप 10 किलोमीटर पर आवर चलते हैं उसके हिसाब से नहीं, आपको 10⁻6 मीटर्स पर स्क्वायर 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड अगर आप स्पीड से भागते हो, उसके ऊपर भागते हो, तब ये घटना घटेगी, नहीं घटेगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे m नॉट भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है और c भी दिया हुआ है। तो देखिए दोनों यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों को हम क्लब कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m नॉट का वैल्यू लिखा हुआ है 20, और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, और इसको क्लब कर देते हैं। v का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻7 और 3 इंटू 10⁻8, और इन सब का जो है यहाँ पे स्क्वायर है और इनके सबका यहाँ पर रूट है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इसको कैलकुलेट करें अगर हम तो क्या देखते हैं, तो यहाँ पे 20/1, इनको काटते हैं हम, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 गया तो ये 10⁻1 बचा, तो 1/10 बचा यहाँ पे, और उसका स्क्वायर और फिर ये, तो इससे क्या हमको मिलता है 20/1 माइनस, देखिए ये 10 टू द पावर नीचे में हो जाएगा 10⁻2 और हाफ, तो अल्टीमेटली हम देखते हैं क्या आएगा 20/, इसको 100 मानते हैं, ये जो है 10⁻2 का मतलब हुआ 100, तो 100 से आप डिवाइड करोगे तो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो आपका ये हो जाएगा 21 माइनस 0.1 ऐसे आएगा 0.1, और उसके ऊपर आपका पावर आएगा। तो देखिए अल्टीमेटली ये वैल्यू देखिए नीचे का, देखिए अब मैं ये बता दूं यहाँ पे देखिए आप माइनस देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमने तो केवल बताया कि x प्लस 1 प्लस एक्स का वैल्यू खोजते हैं, नहीं, एक्चुअली ये इसी के लिए मैं क्वेश्चन किया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि
1 माइनस एक्स हो या 1 माइनस प्लस एक्स हो, दोनों में एप्लीकेबल है। तो अल्टीमेटली ये आंसर क्या हो जाएगा, 20/1 माइनस, इसको हाफ को इधर लाइएगा 0.01, ठीक है। इसको आप डेसिमल में कर लो 20, और इसको कैसे करेंगे, तो 1 माइनस, देखिए इसमें तो 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 और 5, तो इसको आप माइनस कीजिए, तो कैसे कीजिएगा आप, तो 1.123 और 0.005, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5990, ठीक है। तो ये नीचे आ गया आपका, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो उसके आगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन। तो ये था आपका सोल्यूशन। अब मैं इससे ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि 1 प्लस हो या माइनस हो, ये दोनों पर ही एप्लीकेबल होगा। तो ये कैसे होगा, 1 प्लस माइनस nx, ये आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेशन करके बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप क्लास 10 में पढ़े हो, ये नहीं कह सकते नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक, मतलब क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखना होगा यहाँ पर a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ, पहला नंबर ये एक्सप्रेशन जो होगा, इक्वेशन है पहला नंबर, एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक होगा उसमें इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक कब कहते हैं, जब हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट पावर देखते हैं, अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। और उसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो एक तो मिड टर्म फैक्टर से निकालते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें कि प्रॉब्लम कभी तो निकल जाता है, कभी कभी डेसिमल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है फ्रैक्शन। तो सबसे अच्छा मेथड इसका है कि आप श्रीधर आचार्य का मेथड इस्तेमाल करें। ये क्लास 10 में आपने किया है, कैसे क्या करते हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, इसका आंसर कहिए या रूट है। तो दो वैल्यूज आपको मिलेंगे, देखिए प्लस एंड माइनस में। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो पोर्शन है b² माइनस 4ac, ये क्या है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में डी कहते हैं। और डी होता क्या है, b² माइनस 4ac। चूँकि आप ये क्लास 10 में पढ़े हैं, इसका मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, जस्ट जो इसके निचोड़ है, कह सकते हैं जो पॉइंट्स आपको जानना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों मैं बता रहा हूँ अलग से, डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही आप पता लगा सकते हो कि इसके रूट्स कितने निकलेंगे। जैसे कि आप अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका वैल्यू मोर देन 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव हो गया, मोर देन 0 हो गया, तो आपको 2 रियल रूट्स यानी 2 रियल वैल्यूज ऑफ x निकलेंगे। x के 2 वैल्यूज निकलेंगे और वो दोनों ही डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, माने एक दूसरे से अलग होंगे, 2 रियल रूट्स निकलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो तब एक्चुअली हम कहेंगे 2 रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन एक्चुअली दोनों ही इक्वल आंसर होंगे, इसलिए हम कहेंगे 1 रियल रूट निकलेगा। चूंकि आप लोग नीट के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं कहूँगा कि d इज इक्वल टू लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0, तो हम कहेंगे कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, नो रूट्स। लेकिन रियलिटी ये है कि निकलते हैं, लेकिन 2 इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं, लेकिन हम इस तरह से इसको नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि अगर d इज लेस देन 0 होगा तो हमारे काम का नहीं है,
हमारे काम के लिए केवल d इज इक्वल टू 0 हो या d इज ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे काम का है, नहीं तो हमारे काम का नहीं है। ये दिमाग में रख के हमको काम करना है तो अल्टीमेटली हम सकेंगे। बस इतना ही आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या इक्वेशन जान लें, काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारा चीज़ें जानने के लिए बेसिक्स आपको सिखाया रहे ना, तो क्लासेस बहुत लंबे हो जाएंगे तो हम उतने डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे। अब देखिए कुछ स्क्वायर्स हैं, तो आप तो देखे होंगे 1 स्क्वायर तो कोई भी जानता है, 1 स्क्वायर जो है कोई भी जानता है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इतना तो जानते होगा। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये तो सबको बच्चा जानता है। अब नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। ये मैं कहूँगा, देखिए ये तो आप नहीं जानते हो तो आपकी दुर्भाग्य है, और आप 11 में आ गए हो और आप रिपीटर भी हो सकते हो या क्लास 12 के बच्चे हो, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। क्या? 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 13 square is equal to 169, 14 square is equal to 196, 15 square is equal to 225, 16 square is equal to 256, 17 square is equal to 289, 18 square is equal to 324, 19 square is equal to 361 and 20 square is equal to 400। देखिए ये आपको जानना पड़ेगा। अगर और भी अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए है, ये सबके लिए नहीं, जो चाहते हैं कि हम सेफ रहें और अच्छा से रहें नंबर, उनके लिए ये सेक्शन भी है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये तो कंपलसरी आपको जानना है। स्क्वायर्स ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहा है, ये ख्याल रखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझिए कि आप कुछ भी लेते हो, जैसे आप 10 लिए ना, उसका आपने स्क्वायर किया तो आपको 100 मिला, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 100 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। तो अगर इसका हम रूट निकालें, मान लीजिए उल्टा करते हैं, इधर से इधर आते हैं, तो कैसे आएगा? तो हम लिखेंगे रूट 100 इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बहुत इजी है। ये किसी का भी आप ले लीजिए, जैसे 121 लिखा हुआ है और कहा गया आपको रूट निकालिए, तो क्या करिएगा? तो 11 कर दीजिएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको हिसाब से दिया जाए, कभी ऐसा हो सकता है आपको दे दिया गया, सपोज कर लीजिए दे दिया गया आपको फॉर इंस्टेंस, और चलिए हम आपको एक देते हैं, 100 इंटू 36 दे दिया गया। अब ये दो नंबर ऐसे भी लिखे जा सकते हैं और ये नंबर ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, ये नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कहा गया कि आप इसका स्क्वायर निकालिए। अब तो आपने सीखा नहीं है, तो अभी जो चार्ट दिखा है उसमें था नहीं है, इसको आप कैसे कीजिएगा? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको अगर स्क्वायर रूट कहा जाए करने के लिए तो क्या कीजिएगा? तो बस वही कीजिएगा, देखिए शॉर्टकट, शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है 3600। वैसे हम मैं बता दूं, अगर 02 है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको हटाकर 2 0 के बदले में 1 0 आप यहाँ पर लिख दो। अब बच्चा आपके पास में कितना? 36। तो आप इस चाहो तो आप जानते हो 6 का स्क्वायर जो होता है 36, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं है। 2 है तो ये 1 और 8, फिर 2, 9, 3, तो पकड़ लीजिए यहाँ पे 10 स्क्वायर आया और यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर आया और यहाँ पे 3 स्क्वायर आया। सब का रूट करते हैं तो क्या होगा? सब स्क्वायर वाले सिंगल वैल्यूज निकाल के बाहर कर देंगे और आपके पास में आ जाएगा 60। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर आपने सीखा, कुछ प्रैक्टिस करें हम लोग।
ठीक है, क्या प्रैक्टिस करेंगे और तो देखते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि तो आपको समझ में आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब केवल 1 से 20 तक जानना ही नहीं है, कॉम्पोजिट फॉर्म में भी हो सकता है। कॉम्पोजिट फॉर्म का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 49 है और 81 है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगा ना, तो उसको मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 81 है और 49 है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 और 8 72 और इधर 4 32 9 6 9 3। अब मान लीजिए इसका वैल्यू है 3969, ठीक है। इसको इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया आपको, तो क्या कीजिएगा, स्क्वायर रूट दो मेथड है, तो एक तो जानते हो यहाँ से तो इजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली आपको दिया रहेगा ये, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, पूरा डिवीजन करना होगा। 3 9, यहाँ पे जीरो तो है नहीं, मैं तो जीरो का एक एग्जाम्पल दिया था इजी, लेकिन यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो कॉम्प्लिकेटेड में क्या कीजिएगा, तो पहले आप देखिएगा, ये देखिए पहले देखिए कुछ डिविजिबिलिटी मेथड्स होते हैं, जो ट्रिक है कि मतलब आप समझ जाओगे कि इस चीज़ से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर अंत में इवन नंबर हो, मैंने इवन नंबर अंत में 2 4 0 8 6 ये सब नंबर्स हैं, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा। अगर ऐड करने पर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं तो 4 का हो जाएगा वो डिविजिबिलिटी। लास्ट में 5 या 0 रहेगा तो 5 से डिवाइड होगा। 6 के लिए आप इवन नंबर देखिए और 3 से डिविजिबिलिटी देखिए। अब 6 7 कठिन होता है, मैंने जानबूझकर उसी से यहाँ पे लिया हूँ मैं 7 समझाने के लिए कि नहीं कर पाइएगा। और 8 के लिए 3 लास्ट डिजिट लीजिए, मैंने उधर का राइट हैंड साइड का, अगर वो डिविजिबल बाई 8 है तो आपका नंबर डिविजिबल बाई 8 होगा। 9 के लिए ऐड कीजिए, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है उसके ऐड करने के बाद डिजिट को, तभी भी वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर एंड में 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। तो ये बेसिक आपको जानना चाहिए। इसमें एक ही डिफिकल्ट है 7, जिसको मैं जानबूझकर यहाँ पर लिया हूँ। अब देखिए पहले मैं 3 देखता हूँ ना, तो 3 यहाँ देखने से कोई फायदा नहीं है, ऐड कीजिए तो ये 12 6 कितना हो गया 18 27 को भी ऐड करके इजी कर लेते थे। 2 and 7 9 क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो 3 से ये नंबर डिवाइड होगा। 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 3 2 3, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 3 and 1 4, 4 and 2 6, 6 and 3 9, ये भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 4 12 होगा। और यहाँ पे फिर 1 बचा, यहाँ पे आ गया ना रिमाइंडर 1, तो ये फिर 4 और ये 1, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? देख लेते हैं। 4 + 4 8, 8 + 1 9, फिर ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कीजिए तो 1, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। 14 12 4 टाइम जाएगा, 2 7, ठीक है। अब ये क्या 3 से जाएगा? इसको भी ऐड करके देख लीजिए। 5 and 7 12 से 3 से जाता है। अगर नहीं एकदम समझ में आया होता डिजिट बड़ा लग रहा है तो 2 and 1 ऐड कर लीजिए, 3 से जाता है। तो चलिए इसको भी 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया 12 मतलब 4 टाइम्स, और यहाँ पे 2 आ गया तो 9 टाइम्स। अब जो है ये 3 से जाएगा क्या? 4 and 9 13 होता है, तो नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? तो अब डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैं बताया था करने के लिए। 2 से देखिए इवन नंबर नहीं है, 3 से देखिए नहीं हुआ, 4 से नहीं डिवाइड होगा। 4 से पहला नंबर तो ये होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। 5 नहीं है इसमें, या 0 नहीं है। 6 तो होगा नहीं जब 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ। तो 7 देख लें, तो 7, हाँ 7 7 49 तो होता है। तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट डिवीजन से हमने निकाला। अब देखिए इसमें 3 1 2 3 4, 3 पावर टू 4 हो जाता है, और इंटू 7 पावर टू 2 हो जाता है, और फिर ये जितना पावर होगा इवन नंबर में पावर होना चाहिए, तभी आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो उसमें क्या देखते हो, ये 3 पावर टू 2 निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ 7 पावर टू 2 है तो 1 निकलेगा। तो अल्टीमेटली ये 9 इंटू 7 63 हो गया, सॉरी 63 हो गया।
9 इंटू 7 63 हो गया। तो 63 है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा कठिन जगह पे, वो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का तो रूट निकालना हम सीख गए, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या करेंगे, तब तो मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो 49 अभी हमने किया है, किसका है ये स्क्वायर, 7 का है। तो बहुत आसानी से मैं परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट का निकाल दूंगा। लेकिन अगर 49 नहीं होके अगर ये 50 होता तो क्या करते हैं, तब कैसे निकालते हैं, तब एक समस्या हो जाती है। समस्या ये है कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड एक होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो करने में समय तो जाएगा ही, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, क्योंकि आंसर बहुत ही जटिल आएगा। तो उससे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ये आपका एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। उसमें आपको करना क्या है, तो देखिए इसको पहले आप तोड़िए। कैसे तोड़िए, परफेक्ट स्क्वायर वाला हिस्सा देखिए इसका, तो 49 इसका परफेक्ट स्क्वायर वाला हिस्सा है और बचा 1। तो इसको हम अगर ठीक से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 49 का लिख सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला मैं सेक्शन लिखा हूँ अभी, 7 स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस भी ले सकते हैं आप, माइनस भी ले सकते हैं, जो नज़दीक पड़ेगा आपका उस हिसाब से मैं दिखाऊंगा कि आप माइनस भी ले सकते हो। पहले तो इसको देख लेते हैं आप। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका करने का तरीका है, तो इसका इस पोर्शन का तो आप स्क्वायर रूट जैसे निकाले तो आप निकाल लो, ठीक है, स्क्वायर रूट निकल गया। अब प्लस साइन यहाँ पे चुके तो प्लस साइन दीजिए। क्यू यहाँ पे 1 है, 1 को क्यू को आपको 2 से डिवाइड करना है पहले, और पी मैंने यहाँ पे 7 है तो ये आपको लिख देना है। अब आपको 7 प्लस 1/14, ये जो आंसर आएगा आप फ्रैक्शन में कर लीजिए, डेसिमल में कर लीजिए, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट किसका, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। अब देखते हैं हम लोग कि माइनस वाला कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर से वैल्यू कम है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 33, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर तो 36 का होता है, 6 स्क्वायर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर होगा 6 स्क्वायर 36 -3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं आगे, तो आगे हम कर सकते हैं 6 स्क्वायर -3। यहाँ पर 6 स्क्वायर जो हो गया एक्चुअली ये पी स्क्वायर हो गया, माइनस क्यू ऐसे कुछ लिखा हुआ है, रूट ओवर किया हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। यही ना तरीका मैं सिखाया, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करके मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का क्या लिखोगे आप, पी लिखोगे, माइनस साइन दोगे। क्यू का क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे, अपॉन 2 कर दोगे, इंटू पी कर दोगे। और पी क्या है यहाँ पे, तो पी यहाँ पे है 6 -3/2 इंटू 6, तो ये हो गया 6 - 1/4। आप चाहो तो इसमें पॉइंट में भी लिख सकते हो इसको, 6 - 0.25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.00 -0.25, और इससे आता है 5975। तो ये था आपका 33 का स्क्वायर रूट। समझ में आ गया होगा। ये मेथड यूज़ कीजिए। कौन सा मेथड, मैंने जो ट्रिक वाला मेथड सिखाया है अभी, अब फिर से देख लीजिए। ये मेथड जो था इसको आपको लर्न करना है। अब हम कुछ क्यूब देखते हैं। तो ये क्यूब के लिए ज़्यादा आपको नहीं जानना है वैल्यूज, लेकिन तभी भी कुछ तो जानना पड़ेगा। जैसे कि 1 क्यूब कितना होता है, 1 क्यूब तो 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना होगा 1 होगा। 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 हो गया। 3 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 27। 4 क्यूब
4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। उसी तरह से 5 क्यूब लिखा हुआ है, तो ये सब जानना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटे 10 तक तो जानना ही पड़ता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 और 25 और 125 हो गया। 6 क्यूब आपका कितना होगा, तो 6 इंटू 6 36 और फिर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216। 7 क्यूब, तो 7 इंटू 7 49, अभी कुछ देर पहले किया था, उसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 343। 8 क्यूब, तो 8 इंटू 8 64 इंटू 8 512। 9 क्यूब, 9 9 इंटू 9 इंटू 81 हो गया, इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 729। और 10 क्यूब तो बहुत आसान है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। ये था क्यूब। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं कि क्यूब कैसे निकालते हैं। मैं मल्टीप्लिकेशन करके भी समझा दिया, अगर नहीं होता तो पहले आप स्क्वायर कर लीजिए, उसको फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब पहले समझा दूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज कीजिए 2 5 8 11 14 17 ऐसे करके सीरीज में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें एक खास बात है, क्या लिखिएगा कि 5 माइनस 2 कीजिए 3 होगा, 8 माइनस 5 कीजिए कितना होगा 3 होगा, 8 11 माइनस 8 कीजिए 3 होगा, 14 माइनस 11 कीजिए 3 होगा, 17 माइनस 4 कीजिए 3 हो गया। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस जो है हमेशा 3 रह रहा है, इसको हम कहते हैं ये कॉमन है, डिफरेंस जो है इनका कॉमन है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे कैसे, तो जो भी टर्म ले लीजिए, जो भी टर्म आपने लिया, टर्म टेकन माइनस प्रीवियस टर्म, उसके पहले वाले टर्म को आप ले लीजिए, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब बहुत लोग इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। एक जस्ट फॉर्मूला के टर्म में लिखने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन बात एक ही है। आप इस तरह से याद कर लो, या अब मान लीजिए इसको आपने nth टर्म मान लिया। nth टर्म मतलब 1 2 3 4 5 नंबर टर्म है, तो 5 नंबर टर्म माइनस 5 माइनस 1 माने 4 नंबर टर्म, या हम कह सकते हैं ये टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दोनों से आंसर आ जाएंगे। अब तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे ये वाला टर्म खोजना है, ठीक है, ये वाला टर्म खोजना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं देखूंगा 1 2 3 4 4 नंबर टर्म है, क्या है, टर्म 4 है। क्या करूँगा मैं इसके लिए, यहाँ पर पहले वाले टर्म को हम लोग ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म जो स्टार होता है सीरीज का, उसको हम ए कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे n टर्म का n लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से वो आपका फॉर्मूला बताऊंगा, क्या है कि ए क्या है यहाँ पे 2 प्लस n, मैंने कौन सा कहा, मैंने कहा इसको खोजूंगा मैं। देखो आता है कि नहीं, चेक कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। अगर फोर्थ टर्म 1 2 3 4 सॉरी फिफ्थ टर्म खोज रहे हैं, वो ये वाला खोज रहे हैं फोर्थ टर्म, ये नहीं, तो फोर्थ 1 2 3 4 फोर्थ टर्म खोज रहे हैं, 2 फर्स्ट टर्म है, और फोर्थ टर्म -1 डी जो है एक्चुअली ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया कि कोई भी टर्म ले लीजिए, उसका प्रीवियस टर्म उसे माइनस कर लीजिए, कौन सा लीजिएगा, चलिए 17 ले लेते हैं। 17 माइनस 14 कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आता है क्या आंसर, 2 प्लस ये 3 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट और 3, तो 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11 आया आपका नंबर।
आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि nth टर्म या फोर्थ टर्म, जो टर्म खोजना है खोजिए। अब मान लीजिए हमको कहा गया कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है, तो इनफाइनाइट तक खोजेंगे नहीं, हम जहाँ तक बताया गया है खोजें। मान लीजिए मुझे कहा गया कि आप यहाँ तक का एडिशन बताइए, कितना एडिशन होगा, मैंने सम ऑफ द ये सीरीज बताया टिल दिस टर्म। ये टर्म कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो इसको लिखेंगे S6 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लेंगे हम, क्या है n। तो n क्या है यहाँ पे, हम क्या ले रहे हैं n, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 लिया, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, तो ए प्लस n, फिर से n लिखते हैं, तो 6 माइनस 1, डी कितना है, डी यहाँ पे हमारा 3 है ना, तो इंटू 3 कर देंगे। तो इससे हमको इस सीरीज के इस जगह तक का पूरा हमको सम मिल जाएगा, उसको आप सिंप्लीफाई करके तो ए के बदले में यहाँ पे 2 इंटू 2 ही हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है। तो 4 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 3, 15 19 57 आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम हम इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए नेचुरल नंबर समझते हैं आप क्या होता है, तो नेचुरल नंबर होते हैं, शुरू होते हैं आपके 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनका अगर वैल्यू खोजना है कोई भी टर्म का हो, तो वन टर्म नहीं कि सीरीज के जितने तक जाना है आपको, फर्स्ट तक जाना है, तो उसमें एक तरीका है कि आपको, मान लीजिए आप 4 नंबर तक जाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, उसके लिए सम खोजोगे n प्लस 1 अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है जो कि याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर 4 तक ऐड करना चाहते हैं, तो 4 प्लस 5 इंटू 5 20 अपॉन 2 कितना हो गया 10। देखिए ऐड करके 10 आता है कि नहीं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो ये नेचुरल नंबर्स के लिए, किसके लिए, ये केवल नेचुरल नंबर्स के लिए, और वो भी कॉन्टिन्यूस, फर्स्ट जितने हैं, फर्स्ट 4 हो गया या फर्स्ट जो भी आप ले लेते हो वो, ठीक है, नंबर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज के बारे में, जिसको कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें आप देखोगे ये 6 से अगर 2 आप माइनस करते हो तो कितना आएगा, 4 आएगा। 18 से 6 करोगे तो 12 आएगा, तो वो इक्वल नहीं रह रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो फिर इसमें रिलेशन क्या है, तो आप ख्याल कीजिए, देखिए अगर 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना होगा, 3 होगा। 18 को 6 से डिवाइड किया जाए तो कितना होगा, 3 होगा। 54 को 18 से डिवाइड किया जाए तो कितना, 3 होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो में डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है। प्रीवियस टर्म से अगर जो टर्म ले रहे हैं उसको डिवाइड करते हैं तो उस कॉमन टर्म रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर कैसे पता चलेगा, तो आप जो भी टर्म लीजिए, हाँ, टर्म टेकन मान लीजिए, टर्म टेकन अपॉन प्रीवियस टर्म होगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, nth टर्म n माइनस 1th टर्म, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। nth टर्म मान लीजिए आप 4th टर्म लेते हो, 3rd टर्म से डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान देने की बात है, टर्म 1 लेता हूँ मैं, तो कितना है, a मान लीजिए, इसको फर्स्ट टर्म को a मानते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है, a में r मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद अगर हम थर्ड टर्म देखें तो कितना होता है, a r क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। अगर t4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a r क्यूब हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम
टी एन लें तो कितना होगा ARN-1। क्यों? देखिए यहाँ पर जब T1 है तो R पावर टू 0 है, T2 है तो R पावर टू 1 है, और T3 है तो R पावर टू 2, T4 है तो आपका R पावर टू 3 हो रहा है। तो यानी कि एक वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पे टर्म n है तो R पावर टू n-1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि nth टर्म खोजना होगा हमको, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक तो बात समझ में आ गई। दूसरी देखिए, यहाँ पे दो तरह के सीक्वेंस में लिया हूँ। एक देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है वैल्यू, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि नंबर का वैल्यू कम हो रहा है, तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये जो फॉर्मूला है सबके लिए लागू होगा, डिक्रीजिंग के लिए भी, इंक्रीजिंग के लिए भी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, ये केवल आपको डिक्रीजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्रीजिंग के लिए नॉट एप्लीकेबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इंक्रीजिंग हो रहा है, ये इंक्रीजिंग है ना, इसमें आप इनफाइनाइट समेशन नहीं निकाल सकते, उसका एडिशन नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं इसको खोजता हूँ, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में जाके देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये आर कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों जानते हैं? डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हम नहीं रख सकते। आर अगर 1 हो जाएगा तो 1-1 0 हो जाएगा। ये भी याद रखिए कि आर अगर इधर कर देते हैं तो भी कोई बात नहीं होती है, माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा और टर्म तभी सही होगा। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन मैं यही कर दूँ या नहीं, चलता हूँ। क्या है? Sn इज इक्वल टू, नंबर पहले लिख लेता हूँ, 2, 6, 18 अप टू 10। अब ठीक है, A1 माइनस आर एन 1 माइनस आर 2, 6, 18, 54 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, यही क्वेश्चन मेरे यही था ना, देख लेता हूँ फिर से एक बार। 283, ठीक है, तो देखते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ पे a क्या है पहले नंबर समझिए, a इज इक्वल टू 2, r कितना है? तो r इज इक्वल टू, इसी को ले लेते हैं, 6/2 इज इक्वल टू 3। आप 18.6 भी लिखते तो उतना ही आता। तो Sn यहाँ पे आ जाएगा आपका a इज टू 1 माइनस r3 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 होगा। आप सोचोगे यहाँ पे तो माइनस में आ जाएगा आंसर, क्योंकि 3 का पावर 10 है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। ऐसा नहीं होगा, अगर माइनस करोगे तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव आंसर ही आएगा ये, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे कैसे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए ये लागू है। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए भी लागू है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये केवल डिक्रीजिंग सीक्वेंस में ही लागू होगा, आपका इसमें नहीं लागू होगा। मैंने कहा मतलब अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको समेशन चाहिए, एडिशन चाहिए, तो केवल डिक्रीजिंग ये तरह के जो सीक्वेंस होंगे उन्हीं पर ये लागू होगा, इस पर लागू नहीं होगा। ओके, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के बारे में देखें तो पहला नंबर, ये भी आपका क्लास 9-10 में पढ़ा हुआ सेक्शन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का में करने की कोशिश करूँगा। तो पहला एक मैं डिज़ाइन देखता हूँ। इसको आपने देखा होगा, ये है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर जो है तो इसको कहते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में बता दूं आपको,
तो पहला नंबर इसके बारे में जानना है, इसका हम वॉल्यूम जानते हैं। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आर कौन सा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोजीशन होगा आर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोजीशन होगा इसको हम एच कहेंगे, ठीक है, एच कहेंगे। तो हाइट और रेडियस स्क्वायर इंटू पाई, ये हो गया वॉल्यूम। सेकेंड है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वो कैसे निकालेंगे, तो केवल देखिए ये वाला पोर्शन, ऊपर का नीचे का नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर ठीक से देखा जाए तो 2 पाई आर एक सर्किल का आपका डिस्टेंस बन रहा है, और इनटू हाइट कर दीजिएगा यानी 2 पाई आर एच कर दीजिएगा, तो कर्व सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होगा तो आपको इसका भी हिस्सा एरिया का लेना पड़ेगा इसके साथ में, ठीक है। ये तो लिया ही मैंने पहले, तो ये 2 पाई आर एच तो पहले से लिया हुआ है, और एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 सर्कल है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर कितने लोग 2 पाई आर ऐसे लिख देते हैं, ये भी सही। तो ये था आपका सिलेंडर का फॉर्मूला। 3 मेन फॉर्मूला है, आपको जानना है, और इसलिए आप कोई भी सवाल इससे कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं सर्कल। सर्कल बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स में आता है, इसलिए इसके जो मेन जो ये है उसको जान लीजिए आप। तो ठीक है, ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये सेंटर है उसका, और सेंटर से हम सेंटर से हम ये जो है रेडियस बना दिया हमने, ठीक है। तो सेंटर से रेडियस हम बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, तो 2 चीज़ इसको जानना पड़ेगा इसमें। एक है इसका सरकमफ्रेंस, क्या सरकमफरेंस, ये जानना जरूरी है। इसको कितने लोग पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। पेरीमीटर एक्चुअली ज़्यादा सही नहीं है, सरकमफ्रेंस ही सही है। पेरीमीटर लगता है ट्रायंगल के लिए लगता है, स्क्वायर के लिए लगता है, बाकी सब आप जो स्केल से जो मेजर किए जाते हैं उनको कह सकते हैं पेरीमीटर के रूप में, लेकिन इसको सरकमफ्रेंस ही कहना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका वैल्यू होता है 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल का एरिया अगर खोजना है तो एरिया आपका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, छोटे छोटे फॉर्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप्स में जब आप डील करोगे फिजिक्स में तो ये सारे के सारे आपके फॉर्मूला बहुत ही काम के होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का देखिए शेप कैसा होता है, आप जानती हो स्फीयर कैसा देखने में होता है। ये है स्फीयर, और यहाँ से आप इसका अगर रेडियस जानना चाहते हो, ये रेडियस है, ठीक है। तो स्फीयर के 2 चीज़ हम खोजते हैं, एक है वॉल्यूम और एक है एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, एरिया इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग फाइनल फिगर पर चलते हैं। फाइनल फिगर का नाम है कोन। देखने में कैसे होता है कोन, देखें। ये है कोन, कैसे है इसका, इसके थोड़ा सा अलग ये है। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा,
ये जो है इसका वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट को केवल हाइट ही कहते हैं, ठीक है। तो ये है h, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका r, और ये हो गया l। रिलेशन इनमें देखिए, आप देख रहे होंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसका रिलेशन हो गया क्या, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो दो इसके एरिया बनते हैं, एक बनता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कितना होता है पाई आर और एल, पाई आर एल, ठीक है। और एल कैसे खोजेंगे आप, तो एल इसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका एल आ जाएगा, और इसका सरफेस एरिया तो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और एरिया फाइनल एरिया कितना होगा, तो एरिया टोटल एरिया जो होगा इसका, इसको भी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई आर एल। ये आप ऐड कर लो तो हो जाएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, आप कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। वॉल्यूम देखते हैं इसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका होता है, आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा था आपने, कितना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके लिए केवल आप 1/3 कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थे आपके मेंसुरेशन के कुछ फिगर्स जिनको आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट हिस्सा में चलते हैं, जो कि है आपका फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब आगे हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड होंगे। तो द फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स in which one of them must be, one should be independent and the other should be dependent on the first। मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, दो हैं वैल्यूज, दोनों ही लेकिन वेरिएबल सेट, कांस्टेंट नहीं है कोई भी। हाँ, जो पहला वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो सेकेंड वाले से कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड वाला का वैल्यू हमेशा रिलेटेड टू फर्स्ट होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ फंक्शन, लिखते ही हैं ऐसे, तो y कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे कहते हैं, और मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर ऐसे, यानी कि मैं एक्चुअली लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू चेंज होता है तो y का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। y जैसे जैसे मान लीजिए मैं x लिखता हूँ 1 स्क्वायर, 1 लिखता हूँ, तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, होगा ना, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं अगर x का वैल्यू 2 लिखता हूँ तो y का वैल्यू लेकिन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ, लेकिन y से नहीं चेंज हुआ, x के द्वारा y चेंज हो रहा है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, केवल x, 2 का नहीं, पावर का नहीं, x का, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन है। क्या है, एक मशीन है। वो मशीन क्या करता है, ये फंक्शन एक मशीन है, ठीक है। इसमें आप डालते हो, क्या डालते हो, इनपुट, इनपुट मसाला कुछ डालते हैं ना मशीन में, कुछ प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, तो इनपुट है। वो इनपुट क्या होता है, एक्स होता है, और डालने के बाद प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग क्या होता है, फंक्शन के द्वारा जैसे स्क्वायर उसका किया गया, करने के बाद क्या निकलेगा, आपका वाई निकलेगा, जो कि आउटपुट होगा। तो ये चीज़ है आपका फंक्शन, और ये कह सकते हैं कि आपका ये हो गया इनपुट, या आउटपुट हो गया, और y इज द फंक्शन ऑफ x कहलाएगा यहाँ पे। अब जैसे जैसे आपका यहाँ पर अब देख रहे हैं ना, y जैसे अब मैं समझाने के लिए इसी रिलेशन को लेकर कहता हूँ, यहाँ पे अब 1 डालते हो तो यहाँ पर 1 निकलता है, यहाँ पे 2 डालते हो तो यहाँ पर 4 निकलता है, यहाँ पे 3 डालते हो तो यहाँ पर 9 निकलता है, यहाँ 4 डालते हो तो यहाँ पर 16 निकलता है, एंड सो ऑन। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन क्या है। अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं और इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू x पकड़ेगा वही y का बनेगा। यहाँ पर y 2 हो जाए, x 2 हो जाए तो y भी 2 हो जाएगा।
x 3 हो जाए तो y भी 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर x 1 हो जाए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। लेकिन वहीं पे x अगर 2 हो जाए तो क्या होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इंडिपेंडेंट है, x के वैल्यू इंडिपेंडेंट है, वो अपने मन से जो रख रहा है उसके चलते y को तकलीफ हो रही है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जिसको समझना होगा। यहाँ पे y इज फंक्शन ऑफ व्हाट, y इज नॉट फंक्शन ऑफ साइन, नॉट फंक्शन ऑफ साइन, y इज नॉट फंक्शन ऑफ साइन। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है, y फंक्शन है आपका x का। तो मान लीजिए साइन तो प्रोसेसिंग करवाएगा, मान लीजिए x का वैल्यू 30 दे दिया हमने, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साइन इज नॉट अफेक्टिंग y, 30 इज अफेक्टिंग y। 30 के बदले में यहाँ पे 60 लिख दें तो यहाँ पे √3/2 लिखूंगा मैं। उसी तरह से यहाँ पे लॉग, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ये जो x है, x एक्चुअली अफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, जैसे मान लीजिए log e पावर टू log e बेस e लिख दिया मैं, x का वैल्यू e लिखा तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरे टर्म्स के लिए दूसरा होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक्सपोनेंट्स में देखें इसका पावर का, तो y इज इक्वल टू, इससे उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब इससे, ठीक है, इस x से मतलब है। तो ये फंक्शन ऑफ y है इन टर्म्स ऑफ x। इसको क्लियर कर लीजिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। फंक्शंस आपको अच्छी तरह से समझना है। अब चलिए फंक्शंस को तो और ठीक से समझते हैं, थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। इसको कैसे करेंगे, देखिए एफ अगर x का वैल्यू 0, यहाँ पे x के वैल्यू को 0 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, मैंने क्यों 0 का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। अगर आप f1 ले लेते हो, मैंने x का वैल्यू 1 पकड़ते हो, तो ये 1 क्यूब एंड 3 यानी कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो x है इसके बदले में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब और 3 यानी कि x पावर टू 6 प्लस 3 आंसर होगा इसका। आया समझ में। नेक्स्ट x प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस 1 मैंने x के लिए x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे दिमाग में रखिए 1 प्लस एक्स देखने को लग रहा है ना, जैसे कि इधर कर दीजिए 1 उधर x, तो आप सोचोगे कि अप्रॉक्सीमेट वाला जो वैल्यू हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से निकाले थे उससे निकाले, लेकिन वहाँ पे कंडीशन था x वाज मच स्मॉलर देन 1। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, आप नहीं यूज कर सकते उस फॉर्मूला को। यहाँ पर वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर फॉर्मूला वो यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, जो आप क्लास 9-10 में पढ़े हो। तो इसका ध्यान में रखें कि हमेशा x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो आप बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्टकट मार दीजिए, 3 को इधर ला दीजिए, इसके ऊपर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा ये लिखने से ही समझ में, हाँ ये टर्म दिया रहेगा आपको, कंडीशन दिया रहेगा कि x इज लेस मच लेसर देन 1, तभी वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया, ये देखते हैं। अब इसका मतलब क्या, ये x है, अब वैल्यू ऑफ x जो है ये बनेगा, तो हम कैसे लिखेंगे,
इसका स्क्वायर प्लस 3 ये होगा। और इसके लिए क्या लिखेंगे? अब इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो लिखेंगे। इसका वैल्यू मैंने क्या मतलब कि x के बदले में इसका वैल्यू लिखेंगे। ये क्या है? ये हमने खोजा है यहाँ पे। इसका वैल्यू आपका 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लगा सकते हैं। समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 3। 4 क्यूब आप जानते हो, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। अभी हमने क्यूब किया तो ये बन गया आपका आंसर। तो ये थे कुछ टर्म्स जो कि आपको समझने थे, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे कर देंगे। तो कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है? क्यों हम स्पेशल कर रहे हैं, इसको समझने की कोई कोशिश करेंगे। जरूर कोई बात है, तभी मैं अलग से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, फंक्शन ऑफ मैंने हमको फाइनाइट फॉर्म में चाहिए, फंक्शन मुझे ऑफ इन्फिनिटी चाहिए। अब इसमें कैसे करेंगे? मैंने एक्स के बदले में हमको फाइनाइट इनफाइनाइट टर्म लेना हुआ है। फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब समझते हैं आप? इनफाइनाइट वो टर्म होता है जो कि काउंटलेस होता है, बहुत बड़ा होता है। अब फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, पहले मैं तो समझा दूं आपको। कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी वैल्यू समझ लीजिए आपका, अगर ये है एक नंबर है, फ्रैक्शन पकड़ लीजिए आपका है 6/2, तो आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। अगर आपको कह दिया जाए 6/0, तो क्या लिखोगे? तो कहोगे नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? समझने की कोशिश कीजिए। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 6/0 प्लस या 6/0 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? 0 प्लस का मतलब हुआ कि 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 से थोड़ा ज़्यादा मतलब देखिए 6। अब 0 से थोड़ा ज़्यादा 1 भी हो सकता है। 0 से यहाँ बहुत सारा 0 के बाद में 1 आएगा। अब इसको हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 आपको 0 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। कितना बड़ा नंबर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं और भी 0 से लगा के 1 लगाऊंगा। तो माइनस में लीजिए प्लस में लीजिए, दोनों में कंडीशंस क्या होंगे? बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसका उल्टा देखा जाए, अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक नंबर मान लीजिए 7 ले लेते हैं और इनफाइनाइट टर्म ले लेते हैं, इतना बड़ा नंबर कि हम उसको इसका उसके सामने कुछ महत्व ही नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो 0 देगा, वो आंसर उल्टा देगा। समझ में आ गई? यानी कि हम 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट ठीक नहीं कहेंगे, नॉट डिफाइंड हो जाता है। और इनफाइनाइट से किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, कि नीचे में टर्म जो है बहुत बड़ा हो जाता है। ये बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही इनफाइनाइट का ही बात करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कहेंगे ऐसे करते हैं सर, ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे कर लीजिए 13 + 2 इंटू इनफाइनाइट, 4 इंटू इनफाइनाइट, तो ये हो गया 13 बस इनफाइनाइट से में इनफाइनाइट डाले तो क्या इनफाइनाइट 2 मल्टीप्लाई कर तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये इनफाइनाइट हो गया, और फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये इनफाइनाइट हो गया, और इन्फिनिटी तो फिर ऐड करेंगे हम इनफाइनाइट में कुछ तो इनफाइनाइट हो गया, और ये इनफाइनाइट हो गया। ये तरीका रॉन्ग है। ऐसा क्यों? अब देखिए इनफाइनाइट बोल रहे हैं, बड़ा टर्म बोल रहे हैं, बड़ा नंबर बोल रहे हैं। बड़ा नंबर का मतलब तो ये नहीं कहें कि इतना ही बड़ा। अब कैंटर एक मैथमेटिशियन है, कैंटर बाबा, तो उनका कहना था कि देखिए माई इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी। उन्होंने सेट्स पढ़ाई जब वो करवा रहे थे तो सेट्स में उन्होंने तर्क दिया कि माई इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मान लीजिए आप कहोगे मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तो कहोगे कितना अमीर आदमी? तो मेरे पास में 30,000 करोड़ रुपया है। तो दूसरा कहेगा मैं बहुत अमीर आदमी, तुमसे भी बड़ा, मेरे पास 40,000 करोड़ है।
तो दोनों अमीर हैं, तो इनफाइनाइट दोनों है ना हमारे लिए। तो तीसरा आता कहता है मेरे पास तो 1,00,000 करोड़ है। अब ये सारे के सारे इनफाइनाइट है, लेकिन सब इनफाइनाइट के इक्वल है नहीं, बहुत बहुत बड़ा संख्या उनके पास है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है। तो इसलिए इनफाइनाइट को अब ये इनफाइनाइट जो है और ये इनफाइनाइट सेम नहीं होगा। ये देखिए एक तरह से समझिए ऐसे, ये दुगना हुआ है, ये चौगुना हुआ, तो ये तो एक तरह से इनफाइनाइट ज़्यादा इनफाइनाइट हो गया, तो हम उस तरह से सोल्यूशन नहीं कर सकेंगे। तो इसका सोल्यूशन करने का तरीका क्या है फिर, तो इसको करेंगे ऐसे। पहले रूल समझ लीजिएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसको कॉमन निकालिए। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों से आप x पावर टू 1 बाहर निकालिए। तो x पावर टू 1 बाहर आपने निकाला, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, जितना आपने पावर बाहर निकाला उतना से आप डिवाइड करते जाओ भीतर में, ठीक है। यहाँ पर भी आपने x पावर टू 1 बाहर निकाला, तो इसमें क्या बचा आपका 4 बचा। समझ में आ रही है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दो और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। अब देखिए एक टर्म में मैंने कहा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक जगह से आपका x हट गया, तो वहाँ पे इनफाइनाइट रखने की गुंजाइश ही नहीं है, तो कंपेयर नहीं करेंगे कि आपकी इनफाइनाइट बड़ी है या मेरी इनफाइनाइट बड़ी है। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो झगड़ा था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब वो नहीं कह सकते मेरा इनफाइनाइट बड़ा है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको कम दीजिए। अब क्या है कि एक के पास है इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट टर्म्स में जाएगा, तो एक के पास है क्या है, इनफाइनाइट है टर्म, एक के पास नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 13 ऑन x प्लस 2, यहाँ पे बचा, यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको हम इनफाइनाइट वैल्यू रखते हैं, तो 13 अपॉन इनफाइनाइट लिखूंगा प्लस 2 अपॉन 4। मैंने बताया इनफाइनाइट कुछ भी होगा तो ये वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया और ये 2 हो गया, तो मिलकर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4 और ये कटेगा, तो 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट के फंक्शंस के क्वेश्चंस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल था। मैं चाहूँगा कि एक और एग्जाम्पल आपको दूं ताकि और क्लियर हो सके। तो देखिए इसमें आप देखिए और फिर देखते हैं हम लोग, तो क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए मैं फिर देखिए आप अगर इनफाइनाइट टर्म डालते हो, इनफाइनाइट डालते हो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्वायर होगा, यहाँ इनफाइनाइट स्क्वायर होगा, यहाँ इनफाइनाइट होगा, और फिर दोनों में झगड़ा हो जाएगा, भाई इनफाइनाइट किसका बड़ा है। मुझे वो झगड़े में नहीं पड़ना है, मुझे एक का इनफाइनाइट गायब करना है। और तरीका मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर दोनों का बाहर निकालिए। चलिए बाहर निकालते हैं हाईएस्ट पावर। ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स पावर टू 2 ही हाईएस्ट पावर उसका है, तो एक्स पावर टू 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 2 भीतर रख दिया। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका भी हाईएस्ट पावर आपका एक्स पावर टू 2 है, तो इसके भीतर क्या गया। अब ये कि क्या आपने कर दिया, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर लीजिए ऐसे भीतर में। यहाँ पर भी वैसे कर लीजिए, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इससे आपको क्या फिर मिला, ये दोनों कट गए आपके पास, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर में एक नंबर केवल रह गया, नीचे में क्या आ गया, ये दोनों कट गए, 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक कट गया, 2 अपॉन एक्स आ गया, और यहाँ पर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें हम ये x का वैल्यू जो है इनफाइनाइट कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। समझ में आ रही है। इनफाइनाइट स्क्वायर हो, इनफाइनाइट क्यूब हो, सभी इनफाइनाइट ही होंगे। इसलिए क्या आपका आएगा आंसर 2 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस 0, और ये बन जाएगा आपका 2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर है। तो ये था आज का अंतिम टॉपिक, फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास से हम लोग
ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सीखेंगे जो 11 में भी हैं और 10 के रिविजन्स करेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। उम्मीद है कि आज की जो क्लास थी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स सिंपल फॉर्म से लेकर मैंने बताया था एडवांस तरीके तक सिखाएंगे हम लोग। हाँ, ये बात याद रखना होगा, ये सारी चीज़ आपको समझ में तो आ गया। अब कहीं से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई तकलीफ आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं। डेस्टिनी जीत से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू।